नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। महालक्ष्मी की लाश मिलने के 5 दिन के बाद एक तरह से ये केस सुलझ भी गया, लेकिन दूसरी सच्चाई ये है कि इस केस का बाकी का सच अब शायद ही कभी सामने आए। वजह यह है कि महालक्ष्मी का जो कातिल था खुद उसने भी कर ली, अपनी जान दे दी। और इस तरीके से 5 दिनों से लगभग बेंगलुरु पुलिस जिस महालक्ष्मी के कातिल को तलाश कर रही थी, वो तलाश भी अब खत्म हो गई। लेकिन उस कातिल की खुद को जान देने के बाद अब बेंगलुरु पुलिस के पास कई ऐसे सवाल होंगे जिसका जवाब शायद ही मिलेगा। कैसे बेंगलुरु पुलिस ने शुरू में कहा था कि कातिल कौन है, कैसे जिस कातिल के खुद जान देने की बात अब सामने आई है उसकी तस्वीरें आई है, और क्या वजह था जो महालक्ष्मी का कत्ल किया, क्यों उसकी लाश के इतने टुकड़े किए, इन सवालों के जवाब अपनी जान देने से पहले उस कातिल ने एक डायरी में लिखे। वो डायरी इस वक्त उड़ीसा पुलिस के पास है और अब कोर्ट के जरिए बेंगलुरु पुलिस उस डायरी, जिसे एक तरह से नोट भी कह सकते हैं, अब हासिल करने की कोशिश कर रही है। क्या थी पूरी कहानी, इस कहानी का सच कैसे सामने आया, पहले वो आपको सुनाता हूं सिलसिलेवार। 21 सितंबर को मैंने पहले भी आपको बताया था कि घर से बदबू आ रही थी महालक्ष्मी के, तो मकान मालिक ने महालक्ष्मी की माँ और उसकी बहन को फोन किया। वो लोग घर आए, दरवाजा खोला, अंदर बदबू थी और साथ में फर्श पर लाश के टुकड़े थे कुछ, हालांकि सफाई हो चुकी थी फिर भी बच गए थे। फ्रिज के अंदर टुकड़े थे, सबसे ऊपरी खाने में पैर रखा था, बीच में बाकी हिस्से और नीचे सर। इसके बाद तफ्तीश शुरू होती है। पुलिस जब चेक करती है तो पता चलता है कि महालक्ष्मी का मोबाइल 2 सितंबर, बल्कि 2 सितंबर नहीं, अब जो जानकारी आई है वो ये है कि 2 सितंबर की रात तक तो ऑन था, लेकिन रात 12 के बाद वो 3 सितंबर की तारीख बढ़ गई, तो कायदे से रिकॉर्ड पर यह है कि 3 सितंबर को स्विच ऑफ हो गया था। और इसी से पुलिस ने अंदाजा लगाया कि 2 और 3 के बीच में कत्ल हुआ होगा, और फिर पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। शक के घेरे में अलग अलग 5 से 6 लोग थे, और ये 5 से 6 लोग इसलिए आए क्योंकि महालक्ष्मी के घर वालों ने और फिर खुद महालक्ष्मी के हस्बैंड जो हेमंत दास, हालांकि वो उससे अलग रह रहा था, उन लोगों ने शक जताया था। अब ये कौन थे 5-6 लोग? एक तो खुद हेमंत दास था जो महालक्ष्मी का हस्बैंड था, लेकिन अलग रह रहा था। दोनों के रिश्ते खराब थे। पुलिस स्टेशन में मियां बीवी ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत भी कर रखी थी, तो पुलिस को भी शक था कि हो सकता पति ने मार दिया। तो पहला सबसे बड़ा शक जो गया था वो हेमंत दास पर गया था। 2 कैरेक्टर के नाम हेमंत दास ने पुलिस को बताया। एक बताया कि एक सैलून में काम करने वाला एक शख्स जिसका नाम है अशरफ, और अशरफ के साथ वो अक्सर घूमती है। कई बार अशरफ उसको उसके घर पर अपनी स्कूटी पर पिक करने के लिए आता है और फिर ड्रॉप भी करता है। हेमंत दास और महालक्ष्मी के बीच एक झगड़े की वजह जो उसने बताई, उसने इस अशरफ को ही बताया। लेकिन सिर्फ अशरफ तक नहीं गया, उसने 2 और नाम लिए। अब ये जो 2 और नाम लिए, इन दोनों को पुलिस ने तफ्तीश की। इन दोनों के नाम डिस्क्लोज इसलिए नहीं किए गए कि उनका इस केस से कोई लेना देना था नहीं, लेकिन पुलिस ने उनके कॉल डिटेल सब कुछ चेक किया, नहीं हुआ पता। अब पुलिस अपनी तरफ से तफ्तीश शुरू करती है। तफ्तीश शुरू करने का सबसे आसान 2 तरीका था, एक महालक्ष्मी का मोबाइल और दूसरा सीसीटीवी कैमरा। इन दोनों को खंगालने की कोशिश की गई, चूंकि 21 सितंबर की बात है। अब पुलिस ने कॉल डिटेल खंगाला। जब कॉल डिटेल खंगाला और महालक्ष्मी के बारे में बात किया, कहाँ काम करती है, वहां एक टीम गई, उसके मॉल के उस शॉप में जाकर पूछताछ की, तो पता चला कि महालक्ष्मी आखिरी बार मॉल अपने ड्यूटी पर 1 सितंबर को गई थी, 1 सितंबर। इसके बाद से वो गायब थी। पुलिस मानकर चली कि 3 तारीख की रात से मोबाइल स्विच ऑफ है, 1 के बाद वो गई नहीं, तो 2 सितंबर से 3 के बीच में हो गया। अब उधर से पूछताछ हो गई। अब पुलिस ने महालक्ष्मी के कॉल रिकॉर्ड को खंगालना शुरू किया। जब कॉल रिकॉर्ड को खंगालना शुरू किया तो उसमें बहुत सारे नंबर थे, उनमें से एक-एक कर सबको बात करने की कोशिश की गई, खासतौर पर जो 1 और 2 सितंबर को बातचीत हुई थी। इस दौरान में पुलिस की एक टीम उस मॉल के तमाम एम्प्लॉई से भी पूछताछ कर रही थी।
जहां पर महालक्ष्मी काम करती थी। और सभी को पुलिस ने कहा था हाजिर रहने के लिए, एक एक कर सबसे पूछताछ की गई कि आखिरी बार क्या था, उसका कोई बिहेव कर ली। लेकिन तभी पुलिस को पता चला कि उस शॉप में जितने लोग काम करते थे उनमें से एक शख्स मिसिंग है और वो नहीं आया, जबकि ओनर ने हर एक को कहा था हाजिर रहने के लिए। अब पुलिस ने लिस्ट निकाली थी कि कौन कौन है, उसमें से एक गायब था एम्प्लॉई। जब पुलिस ने उसके बारे में डिटेल निकाली तो पता चला उसका नाम है मुक्ति रंजन राय। अब मुक्ति रंजन राय जिसकी उम्र करीब 31 साल, ओडिशा का रहने वाला, आखिरी बार वो भी उस मॉल में 1 सितंबर को गया था और 1 सितंबर के बाद वो भी जो है उस मॉल में नहीं जाता है जहां उसकी ड्यूटी है। तो उस एक मॉल के उस शॉप से एक साथ 1 सितंबर के बाद 2 लोग बिना अपने बॉस को बताए हुए गायब है। एक है महालक्ष्मी और दूसरी है मुक्ति रंजन राय। मुक्ति रंजन राय का नाम महालक्ष्मी के हस्बैंड हेमंता दास ने नहीं लिया था। पुलिस को बड़ी अजीब बात लगती है कि 1 तारीख से 1 सितंबर से गायब है महालक्ष्मी, 1 सितंबर से उसने भी शॉप पे नहीं गया, नौकरी छोड़ दी एक तरह से। अब जब इधर कॉल डिटेल रिकॉर्ड सामने आई तो पता चला कि 1 सितंबर को इन दोनों के बीच में बातचीत हुई थी। अब दोनों शॉप पर नहीं है, इसका मतलब है दोनों बाहर हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं, लेकिन महालक्ष्मी और मुक्ति के बीच में बात हुई। अब पुलिस ने मुक्ति का नंबर चूंकि मिल गया, अब उसके लोकेशन और उसके कॉल डिटेल खंगालना शुरू किए तो पता चला कि 2 और 3 सितंबर को मुक्ति के मोबाइल का जो लोकेशन था वो बेंगलुरु में ठीक उसी मोहल्ले का था जिस मोहल्ले में महालक्ष्मी रहा करती थी। यानी वो लोकेशन बता रहा था कि वो महालक्ष्मी के साथ था। अब ये 2 इंपॉर्टेंट लीड पुलिस को मिली, पहली कि 1 सितंबर से वो भी गायब, दूसरी कि 2 और 3 सितंबर को मोबाइल का लोकेशन मुक्ति का सेम इलाके में था। अब यहां से पुलिस को लीड मिली तो पुलिस ने अब मुक्ति के बारे में और पता किया शॉप वॉप से, तो पता चला कि वो अपने एक भाई के साथ रहता था और वो भाई भी ओडिशा का ही था, बेंगलुरु में वो भी काम करता था। पुलिस पहुंचती है, वहां भाई मिलता है, वो मिलता नहीं है, तो पुलिस उससे पूछताछ करती है। जब पुलिस पूछताछ करती है तो वो बताता है कि भाई तो ये कहकर गया कि वो अपने गाँव जा रहा है। उसका पुलिस उससे थोड़ा सख्ती से पूछताछ करती है, तब वो पूरी कहानी की बताओ कब से क्या। तब उसने बताया कि 3 सितंबर को भाई ने मुझे फोन किया और फोन करके कहता है कि वो जो किराए का घर में जिसको रहते हैं उसे फौरन खाली कर दो और खाली करने के बाद किसी दूसरी जगह किराए का घर लो। भाई पूछता है कि अचानक ऐसा क्यों, अभी तो यहाँ है। कहता नहीं बस किराए का ये मकान छोड़ना और जल्दी निकलना है। तो बोलता है कि क्यों, लेकिन क्या हुआ? कहता मैं फोन पे नहीं बता सकता, मैं घर आकर बताऊंगा। वो कहता ठीक है। इसके बाद भाई घर आता है और उसको बोलता है कि तुम यहां से किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाओ और मैं बेंगलुरु सिटी छोड़कर इसलिए जा रहा हूं कि मेरे हाथ एक क्राइम हो गया है, मैंने एक मर्डर किया। पूछता है किसका? वो बताता है महालक्ष्मी का। और ये कहकर कि तुम यहां से अलग हो जाओ, मैं भी जा रहा हूं, और वो बेंगलुरु छोड़ देता है, बेंगलुरु से वो निकल जाता है। ये बात उस भाई से पुलिस तक पहुंची तो तीसरा क्लू मिला। पहला दोनों का साथ 1 तारीख से गायब होना, दूसरा 2-3 को मोबाइल का लोकेशन महालक्ष्मी के घर मिलना, तीसरा भाई जो ये बता रहा है कि उसने कन्फेस किया कि उसने महालक्ष्मी का मर्डर किया और इसलिए वो बेंगलुरु छोड़कर भाग रहा है। अब उस भाई के जरिए उसके गांव का पता मिल गया। वो पता था ओडिशा में एक डिस्ट्रिक्ट है भद्रक, उसी भद्रक डिस्ट्रिक्ट का वो रहने वाला था। अब पुलिस के पास उसका मोबाइल नंबर था। पुलिस ने अब उसके मोबाइल के थ्रू उसको ट्रेस करना शुरू किया। जब ट्रेस करना शुरू किया तो दिखाया कि उसका लोकेशन जो है उस वक्त भुवनेश्वर था। जब पहली बार ये सारी चीजें मतलब 21 को ये खुलासा हुआ और ये 22 और 23 की बात बता रहा हूँ सितंबर की, भद्रक था भुवनेश्वर। अब पुलिस की फौरन टीम निकलती है, लेकिन फिर गड़बड़ ये होता है कि वो नंबर चेंज होता है, वो सिम निकाल कर फेंक देता है। शायद मुक्ति को इस बात का एहसास था क्योंकि 21 के बाद अचानक मीडिया में खबर आ जाती है कि बेंगलुरु में एक महिला की लाश फ्रिज के अंदर इतने टुकड़ों में मिली, हर जगह अखबारों में खबर छप जाता है। तो उधर उड़ीसा में भी यह खबर अखबारों में छप चुका है। अब वो उसे पता चल जाता है
छोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका भाई वहां है, वो भी पुलिस के हाथ आ सकता है, तो सच्चाई कौन पता चल जाएगा। तो अब सबसे पहले तो वो सिम निकालकर बाहर फेंक देता है और एक नया सिम खरीदता है और उस नए सिम को उसी मोबाइल में डाल देता है। यहाँ पे उससे एक चूक हुई। डालने के बाद अब वो वहां से निकल जाता है हावड़ा, बंगाल, कोलकाता। अब वहां जाता है, इधर उधर भटकता है। अब चूंकि उसने सिम तो बदल लिया, लेकिन मोबाइल वही था, तो उस मोबाइल वही होने की वजह से उसका लोकेशन अब भी पता चल रहा था। अब बेंगलुरु पुलिस ओडिशा पुलिस से कांटेक्ट करती है और बताती है कि भद्रक डिस्ट्रिक्ट में ये गांव, ये शख्स, इसका नाम, और इसको आप ढूंढे। इस बीच खुद बेंगलुरु पुलिस की टीम जो है, तीन टीमें ओडिशा के लिए निकल चुकी थी। अब ये सारी कवायद चल रही है मुक्ति को पकड़ने के लिए, और मुक्ति को यह है कि गांव तक पुलिस जाएगी। वो बंगाल चला गया, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद बंगाल में भी कुछ हो सकता है, या उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। चुपचाप से वो घर पे जाता है। अभी तक घर वालों को ये पता नहीं है कि बेंगलुरु में कुछ ऐसा हुआ है और उसका बेटा उस केस में वांटेड है, उन्हें कोई जानकारी नहीं। लेकिन वो आता है अपना लैपटॉप लेकर, घर में रुकता है, और उसके बाद घर में उसके माँ बाप थे, और फिर खाना वाना खाकर पूरा परिवार सो जाता है। लेकिन ठीक सुबह 4 बजे जब पूरा परिवार सो रहा था, तब मुक्ति चुपचाप से उठता है, अपने फादर के नाम के रजिस्टर्ड बाइक को उठाता है, बाइक या स्कूटी जो थी, एक बैग उसका जो लेकर आया था वो बैग अपने साथ रखता है, उसका जो लैपटॉप था वो रखता है, उसका जो मोबाइल था वो रखता है, और फिर 4 बजे सुबह अंधेरे में वो अपने घर से बिना घर वालों को किसी तरह की कोई मतलब खबर दिए, और वो सब सो रहे, वो घर से निकल लेता है। घर से करीब 3 किलोमीटर तक वो बाइक चलाता है। 3 किलोमीटर के बाद वहां पे एक इलाका है, एक कब्रिस्तान का इलाका है, वहां पहुंचता है, बाइक पार्क करता है, एक पेड़ है, और फिर उसके बाद सुबह हो जाती है। सुबह करीब 7 बजे जब रोशनी आई, कुछ लोग उधर से गुजरते हैं, पेड़ से एक शख्स की लाश को लटका देखते हैं। फौरन पुलिस को खबर की जाती है। पुलिस करीब 8 बजे मौके पर पहुंचती है। अभी तक पुलिस को कुछ पता नहीं है कौन है, क्या है। जब पुलिस पहुंचती है तो देखती है कि वहां पे एक बाइक है, लैपटॉप है, एक बैग है। अब पुलिस की टीम आई, उसके बाद लाश को उतारा जाता है। फिर कुछ गांव वाले बताते हैं, और वो जो सारी चीजें थी उससे पता चल गया कि ये कौन है। घर वालों को खबर दी जाती है, घर वाले आते हैं, फिर लाश को अस्पताल ले जाया जाता है। अब इसके बाद जो उस इलाके के थाने के एसएचओ हैं, उन सारी चीजों की तलाशी करते हैं। उन्हें एक डायरी मिलती है, और उस डायरी में ही एक नोट लिखा हुआ था, और उस नोट से ही ये पता चला पहली बार कि बंदा कौन है और इसने क्यों मतलब इस तरह से अपनी जान दी। जो नोट की कुछ लाइनें थी उसमें ये थी कि मैंने अपनी, जिससे मैं प्यार करता था, अपनी प्यारी महालक्ष्मी को 3 सितंबर को मार डाला। ये उसके सुसाइड नोट की कुछ लाइनें कि 3 सितंबर को मैं जिस महालक्ष्मी से प्यार करता था, मैंने उसका कत्ल कर दिया। और उसने बताया कि मैं असल में उसके बिहेवियर, उसके बर्ताव से बहुत तंग आ गया था, और इसी बात को लेकर हमारी लड़ाई हुई। इस लड़ाई के दौरान मामला हाथापाई तक पहुंची। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसका सर पटक दिया। इसके बाद वो थोड़ी सी बेहोश हो गई। फिर मैंने उसके सर पर जोर से मारा, वो गिर पड़ी, और मुझे लगा कि शायद अब वो मर गई। और ये सब कुछ अचानक हुआ और गुस्से में हुआ, क्योंकि उसके बिहेवियर और उसके कुछ और ऐसे रिश्ते थे जिसको लेकर उन दोनों में झगड़ा होता था, पर्सनल रीजन थे। तो 3 सितंबर को भी ये झगड़ा हुआ, और इसकी पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी। उसमें यह है कि जो कुछ हुआ अचानक हुआ, और सिर्फ उसके कंडक्ट और बिहेवियर से मैं परेशान था, और वो मुझसे लड़ रही थी। लड़ने के दौरान हाथापाई हो गई हम दोनों में, और फिर मैंने उसके सर पे मारा, और उसके बाद उसकी मौत हो गई। और फिर उसने लिखा है कि फिर मैं बचने के लिए मैंने उसकी लाश के टुकड़े किए, और उन टुकड़ों को फ्रिज में रखा, सफाई की घर की, और ये सब करने के बाद मैं चुपचाप उस घर से निकल गया। महालक्ष्मी के कत्ल का गुनहगार मैं हूं।
ये मुक्ति रंजन रॉय ने एक डायरी पर नोट लिखा है। अभी एक सरकारी दस्तावेज है और इसी नोट से ये पता चला कि ये जो भद्रक डिस्ट्रिक्ट में जो लाश मिली है इसका कनेक्शन बेंगलुरु के महालक्ष्मी केस से है। इत्तेफाक से 3 उधर टीमें बेंगलुरु पुलिस की ओडिशा में थी, पुलिस से कांटेक्ट कर चुकी थी। अब उनके पास उस गांव का भी एड्रेस था, वहां तक वो पहुंच, क्योंकि पहले टीम बिखरी हुई थी कि बंगाल में है वो कहीं, उसका लोकेशन मिला। फिर पता चला कि नहीं वो उड़ीसा आ गया है। अब वो टीम पहुंच रही है, लेकिन उससे पहले ये सब कुछ हो जाता है। कुछ घंटों का फर्क था। जब बेंगलुरु की टीम हो सकता है अगर कुछ घंटे पहले पहुंच जाती तो शायद मुक्ति को जिंदा पकड़ लेती उस रात, अगर गांव के बाहर जाल बिछाकर बैठती। लेकिन आने में थोड़ी देरी हो गई और इस देरी की वजह से बहुत कुछ हाथ से निकल गया। अब लाश का पोस्टमार्टम के बाद उसके घर वालों को सौंप दिया गया, अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। अब बेंगलुरु पुलिस नोट और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स या सामान है उसको अपने कब्जे में, क्योंकि केस वहां दर्ज है, तो लेने की कोशिश कर रही है। ओडिशा पुलिस के जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है संजय कुमार, उन्होंने कहा है कि वो अदालत के थ्रू आएंगे, हम नोट भी दे देंगे क्योंकि ये केस स्टडी के उनके पार्ट है। तो अब ये सब कुछ लेकर ओडिशा पुलिस से बेंगलुरु पुलिस वापस बेंगलुरु जाएगी। इसकी मौत अननेचुरल डेथ के तौर पर ओडिशा में रजिस्टर्ड कर लिया गया, जो मुक्ति रंजन है। और इस मुक्ति रंजन की मौत के बाद उसके घर वालों को पहली बार पता चला कि मुक्ति रंजन की बेंगलुरु पुलिस तलाश कर रही थी। तो ये तो हुई पूरी कहानी। अब मुक्ति रंजन की मौत के बाद कुछ सवालों के जवाब पता नहीं कभी सामने आएंगे कि नहीं। जैसे जिस तेजधार हथियार से लाश के टुकड़े किए गए वो बरामद नहीं हुए और खुद मुक्ति नहीं है। कत्ल करने का असली मकसद क्या था, क्योंकि उसने सुसाइड नोट में डिटेल में वो सारी चीजें नहीं लिखी। कुल मिलाकर जो लाइन है उसका निचोड़ ये है कि मैं उसके बिहेवियर, बर्ताव से हमारे बीच में अक्सर लड़ाई होती थी और उस दिन भी अचानक लड़ाई हुई। ये प्री प्लान नहीं था मर्डर। उससे में मैंने मारा, सर पे लगा, वो गिर गई। फिर डर से लाश को छुपाने के लिए मैंने उसके टुकड़े किए। वो टुकड़ों की तादाद 50 से ज्यादा थी। तो बस इतनी सारी चीजें, हथियार नहीं मालूम, मोटिव नहीं मालूम, या इसके पीछे उसके साथ कोई और शामिल था ये भी पता नहीं है। तो खैर बेंगलुरु पुलिस का ये केस एक अजीब मोड़ पर आकर एक तरह से खत्म हो गया। तो ये तो इस पूरे केस की बात। मेरा इन दोनों तरफ से सवाल एक ही है कि चाहे वो अब्दुल हो या अशरफ हो, चाहे वो मुक्ति रंजन हो, इससे जो महालक्ष्मी के साथ हुआ वो जुर्म कम हो जाता है। एक कातिल या एक रेपिस्ट एक खास धर्म का होने से क्या उसके साथ रियायत बरती जानी चाहिए, उससे प्यार किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ कड़ी से कड़ी जो उनको सजा दी जानी चाहिए और जो जुर्म करते हैं उसके लिए जो भी चीजें वो होनी चाहिए। तो यहाँ इस बात पे मैं देख के मतलब हैरान हो रहा था कि बहुत सारे लोग इस बात पे खुश हैं कि अच्छा ये अशरफ नहीं निकला, ये अब्दुल नहीं निकला, ये भी कोई मतलब नहीं है।